तो साथियों, सामयिकी में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। आज जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार ने, जिग्नेश मेवाणी अम्बेडकरी हैं और कन्हैया कुमार स्टालिनवादी हैं। स्टालिनवादी सीपीआई के वो युवा नेता रहे हैं, उसके युवा आइकॉन रहे हैं आज तक। आज इन दोनों ने, अम्बेडकर और स्टालिन के चेलों ने, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस आई जो भारत में पूंजीपतियों की सबसे बड़ी पार्टी है, या कहें कि सबसे बड़ी दो पार्टियों में से एक है भाजपा और कांग्रेस। पूंजीपतियों की जो ट्रेडिशनल पार्टी है, जो परंपरागत पार्टी है, वो कांग्रेस ही है। भाजपा निश्चित रूप से अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस, पिछले 70 सालों में कांग्रेस जो है वो यहाँ भारतीय बूर्जुआजी की, बड़ी बूर्जुआजी की, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी की जो जमात है, उनका जो वर्ग है, उसकी प्रतिनिधि पार्टी कांग्रेस है। उस कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अभी बीते कल तक ये दोनों नारा लगाते थे, पूंजीवाद हो बर्बाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, पूंजीवाद से आज़ादी। और आज ये जाकर राहुल गांधी के और कांग्रेस की लीडरशिप के चरणों में लहलोट हो गए हैं दोनों, और बहुत ही मौकापरस्त ढंग से, बहुत ही अवसरवादी ढंग से इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, भारत के बूर्जुआजी की सबसे बड़ी पार्टी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सीधे कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। इससे पहले कन्हैया ने हर दरवाज़ा खटखटाया, राजद का दरवाज़ा खटखटाया, राष्ट्रीय जनता दल जिसके नेता लालू प्रसाद हैं, जदयू का दरवाज़ा खटखटाया जो भाजपा की सहयोगी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, और बहुत सारी पार्टियों के दरवाजे इन लोगों ने खटखटाए। इनको कहीं शरण नहीं मिली तो ये कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस भी इनका अंतिम पड़ाव नहीं है। निश्चित रूप से अगर भाजपा सत्ता में रहती है, फांसीवाद का दबदबा बना रहता है, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस इनका पहला कदम है, और इनका अगला कदम जो है वो भाजपा के अंदर होगा। मौका परस्ती और अवसरवाद के आइकॉन ये दोनों पूरी तरह से इन्होंने वाम आंदोलन से गद्दारी की है। कल तक अपने आप को ये वाम कहा करते थे, या कम से कम धोखा देकर युवा पीढ़ी को ये अपने आप को वाम बताया करते थे। लेकिन इनको समझने के लिए कि ये लोग हैं क्या, आइए आपको पहले दिखाते हैं कि ये लोग हैं क्या, कन्हैया क्या हैं, और उनके साथ ही जो जिग्नेश मेवाणी हैं, ये लोग हैं क्या और ये किस तरह की राजनीति से संबंध रखते हैं। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। जिस आंदोलन से ये संबंध रखते हैं, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आंदोलन अपने आप में क्या है। ये देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है। जिस दिन रूस में इनकलाब हुआ था, रूस में क्रांति हुई थी, उस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन दोनों लीडर्स की, बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं ये बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं ये व्लादिमीर लेनिन हैं, और इनके साथ ही लियोन ट्रॉट्स्की। ये दोनों उस समय सोवियत क्रांति के नेता माने जाते थे, और अक्टूबर क्रांति को नेतृत्व देने में इन दोनों नेताओं का हाथ था। कन्हैया कल तक अपने आप को समाजवादी कहता था, कम्युनिस्ट कहता था, कम्युनिस्ट पार्टी का, सीपीआई का मेंबर था। सीपीआई के बारे में अभी हम बात करेंगे। सीपीआई का मेंबर था, और सीपीआई अपना जो एलिजेंस है वो अगर ट्रॉट्स्की से नहीं तो कम से कम लेनिन से अपना एलिजेंस बताती है। अक्टूबर क्रांति का नाम लेती है, समाजवाद का नाम लेती है। हालांकि गद्दारियों का एक पूरा सिलसिला सीपीआई के साथ जुड़ा हुआ है, और सीपीआई वास्तव में लेनिन की नहीं बल्कि स्टालिन की पार्टी है। स्टालिन के नेतृत्व में जो पतन हुआ था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का, सोवियत यूनियन का, और सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी का और दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों का, तो स्टालिन का नाम उस पतन के साथ जुड़ा हुआ है, क्रांति के साथ नहीं। तो ये लोग उसके लीडर्स थे। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये देखिए, आगे देखिए किस तरह से जो है इसके अंदर इन लीडर्स का नाम लेते हुए ये लोग कहाँ जाकर के फिर जो है उसके बाद खड़े होते हैं। ये देखिए, इसमें आइए आपको दिखाते हैं। इसमें
ये देखिए इनके जो नेता हैं, जरा उनको देखिए। इनके जो नेता हैं, अभी हमने आपको लेनिन और ट्रॉट्स्की की ये तस्वीर दिखाई जो रूसी इनकलाब के नेता हैं। अब जरा देखिए जिन लोगों की पूजा ये कन्हैया जैसे लोग करते हैं वो कौन है, आइए आपको दिखाएं। और इससे पहले आइए आपको दिखाएं, ये माओ त्से तुंग हैं। ये माओ त्से तुंग हैं जो राष्ट्रपति निक्सन के साथ हाथ मिला रहे हैं, राष्ट्रपति निक्सन के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और उस समय मुलाकात कर रहे हैं 1971 में, जिस समय अमेरिका वियतनाम पर बमबारी कर रहा था। हम आपको कन्हैया की पृष्ठभूमि दिखाना चाहते हैं। जिग्नेश तो पूरी तरह से अम्बेडकरवादी हैं ही, और पिछले कुछ समय से वो भी अपने आप को जो है वाम कह रहे थे। वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो जिग्नेश मेवानी जो हैं वो, और ये लोग भगत सिंह का नाम लेते हैं, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार दोनों। ये लोग समाजवाद का नाम लेते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं किस किस्म के समाजवादी। ये माओ त्से तुंग गद्दार माओ त्से तुंग, ये चीन का नेता था उस समय। और ये देखिए जिस समय वियतनाम पर अमेरिका बमबारी कर रहा था, तो ये निक्सन को इसने अपना मेहमान बनाया था माओ त्से तुंग ने चीन के अंदर, और निक्सन से हाथ मिला लिया था इसने। और वियतनाम पर बमबारी के समय ये अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहा था, उसके साथ दोस्ती की पींग बढ़ा रहा था बजाय वियतनाम को सपोर्ट देने के। ये देखिए ये माओ त्से तुंग है। और माओ त्से तुंग के बाद अब आप देखेंगे, ये देखिए ये माओ त्से तुंग है। और ये देखिए ये कन्हैया के साथ साथ ये दूसरे स्टालिनवादी नेता हैं। ये जो पीठ किए खड़ी हैं मोहतरमा, ये हैं मीसा भारती, लालू प्रसाद की बेटी। और इनके सामने ये जो हाथ जोड़ रहे हैं ये हैं दीपंकर भट्टाचार्य। ये हैं भाकपा माले लिबरेशन के नेता दीपंकर भट्टाचार्य। हम आपसे परिचय करा रहे हैं इनका। ये दीपंकर भट्टाचार्य महासचिव हैं भाकपा माले के, इनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। और ये मौका क्या है? मौका है विधानसभा चुनावों का, जिसमें इन पार्टियों ने, सारी स्टालिनवादी पार्टियों ने मिलकर ये इसी तरह से, जिस तरह से आज जिग्नेश मेवानी और कन्हैया राहुल गांधी के चरणों में लालोट हुए हैं, उसी तरह से ये तमाम स्टालिनवादी पार्टियां जो हैं राजद के चरणों में लालोट हो रही थी। और ये देखिए किस तरह से लालू प्रसाद की बेटी के सामने ये हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। आइए आपको और दिखाते हैं। ये देखिए ये स्टालिन हैं, ये उस समय के जो साम्राज्यवाद के शीर्ष नेता हैं, चर्चिल हैं और आइजनहावर हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। ये इनके बीच में जो अमेरिका और ब्रिटेन के साथ जो समझौता हुआ था सोवियत संघ का, उससे पहले हिटलर के साथ समझौता हुआ था। तो ये देखिए इसी तरह से पूंजीपतियों के दलालों के साथ, साम्राज्यवाद के नेताओं के साथ ये इनका नेता स्टालिन मौजूद है। तो अब कन्हैया कुमार कहेंगे कि मैं ही क्या गलत कर रहा हूँ। देखिए स्टालिन भी तो इनके साथ बैठा हुआ है। देखिए माओ त्से तुंग भी तो खीर खा रहा है चर्चिल के, माओ त्से तुंग भी तो खीर खा रहा है निक्सन के साथ। और ये देखिए मेरा नेता स्टालिन जो है ये चर्चिल और आइजनहावर के साथ बैठा हुआ है। ये देखिए आगे देखिए, ये देखिए इन नेताओं के साथ राष्ट्रपति ट्रूमन और राष्ट्रपति चर्चिल के साथ स्टालिन जो है किस तरह से ये खड़े हुए हैं, हाथ मिला रहे हैं। आगे देखिए, ये देखिए कन्हैया कुमार मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं। ये कम्युनिस्ट नेता हैं, ये इनके आइकॉन हैं, युवा कम्युनिस्ट आइकॉन हैं स्टालिनवादियों के। देखिए मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ये मंदिर में पहुंचे हैं पूजा करने। देखिए इनका मैं आपको इतिहास दिखा रहा हूं, जिससे हमें पता चलेगा कि कन्हैया कुमार और ये नेता हैं क्या। ये देखिए किस तरह से ये इसमें पूजा कर रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ बैठे हुए हैं। ये तेजस्वी यादव हैं जिनके साथ कन्हैया कुमार बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बेटे, बीच में शरद यादव बैठे हुए हैं। बूर्जुआ नेताओं के साथ इस तरह की गलबैयाँ डालते हुए आखिर में ये उनकी खड़ाऊँ झाड़ते झाड़ते आखिर में उनकी पार्टी में भी शामिल हो गया है। इस गद्दार को जरा आप पहचानिए, इस भीतरघाती को पहचानिए, जिसने वाम आंदोलन की पीठ में छुरा घोंप दिया। आज नहीं घोंपा, पहले से ही घोंप रहा है। ये लगातार आपने देखा किस तरह से जो बूर्जुआ राष्ट्रवाद है उसका समर्थक है, शुरू से समर्थन कर रहा है बूर्जुआ राष्ट्रवाद का। संविधान का बहुत बड़ा पैरोकार है ये बूर्जुआ संविधान का। बड़े पूंजीपतियों का
राजनीतिक घोषणा पत्र है जो भारत का संविधान है, उसका बहुत बड़ा पैरोकार है ये। देखिए किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये गद्दार जो हैं ये बूर्जोजी के जो है तलवे सहला रहे हैं, उसकी खड़ाऊ पहुंच रहे हैं। देखिए, ये देखिए, सिर पर पटका बांध करके और पीछे गांधी, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महाराणा प्रताप और जितनी तरह के प्रतिक्रियावादी नेता हैं उन सब के सामने ये बैठा हुआ है। सिर पर इसने तिरंगा साफा बांधा हुआ है खुश करने के लिए भारत के शासकों को। पीछे तिरंगा अपनी पीठ में ठोका हुआ है, वो लहरा रहा है। तो देखिए आप किस तरह से, आज से नहीं, ये जो गद्दारी है, बहुत सारे साथी आज फेसबुक पर बड़े निराशा और हताशा के बीच ये लिख रहे हैं कि इसने, कन्हैया कुमार ने गद्दारी की है। तो ये गद्दारी आज से नहीं कर रहा है, ये लाल झंडे के साथ लगातार गद्दारी कर रहा है, लगातार गद्दारी कर रहा है। ये दरअसल तिरंगे का उपासक है और आखिर में ये तिरंगे की पार्टी में चला गया है, कांग्रेस पार्टी में चला गया है। बूर्जुआ राष्ट्रवाद का और बूर्जुआ बूर्जुआ प्रबंध का, बूर्जुआ सिस्टम का ये बहुत बड़ा उपासक है, उसकी राज सत्ता का उपासक है। देखिए आप किस तरह से ये सिर पर अपने, इसको शर्म नहीं आ रही है, अपने सिर पर इसने ये कम्युनिस्ट पार्टी में रहते इसने लाल झंडे की जगह तिरंगा उठाया हुआ है और किस तरह से अपने सिर पर तिरंगे झंडे को बांधा हुआ है। ये देखिए, कह रहा है सबसे पहले संविधान, और पीछे शिवाजी और अंबेडकर की फ़ोटो के सामने कन्हैया कुमार खड़ा हुआ है। कन्हैया कुमार ज्ञाचे व्याख्यान, कन्हैया कुमार का व्याख्यान चल रहा है और उसके पीछे लिखा हुआ है सबसे पहले संविधान, संविधान सबसे ऊपर। संविधान है क्या दोस्तों? संविधान बूर्जुआजी का घोषणा पत्र है, उसकी सत्ता का, उसके शासन का नियामक नियंता घोषणा पत्र है। तो उसको जो है ये महिमा मंडित कर रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये देखिए किस तरह से उसका महिमा मंडन कर रहा है, ये देखिए। और आज इसने राहुल गांधी के साथ ये अपनी तस्वीर खिंचवाई है, फ़ोटो खिंचवाई है, नंगा होकर, पूरी तरह से नंगा होकर। ये जो प्रच्छन्न प्रहरी है पूंजीवाद का, उसका चौकीदार है, उसका गार्ड है, ये किस तरह से पूरी तरह से नंगा होकर सामने आ गया। और देखिए किस किस के फ़ोटो उठाए हुए हैं इसने। भगत सिंह को गांधी और अंबेडकर के साथ बिठा दिया है, इन कलुषित प्रतिक्रियावादियों के साथ, अंबेडकर और गांधी के साथ, जिन्होंने पूरा जीवन पूंजीपतियों की दलाली की। अंबेडकर ने तो खुल्लम खुल्ला ब्रिटिश पूंजीपतियों की दलाली की, गांधी ने भारतीय पूंजीपतियों की दलाली की, बाद में अंबेडकर भी भारतीय पूंजीपतियों के साथ आया। तो पूंजीपतियों के और पूंजीवाद के इन खुले दलालों के साथ भगत सिंह को बिठाकर राहुल गांधी के साथ ये फ़ोटो खिंचवा रहा है, दांत निकाल रहा है, खीस निपोड़ रहा है। आप देखिए किस तरह से इन लोगों का सार्वजनिक तिरस्कार होना चाहिए, इनके गले में जूतों की माला पहनानी चाहिए युवा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को। इनका पूरी तरह से इनकी भद पीटनी चाहिए हमें, मज़दूरों के बीच में, युवाओं के बीच में इनका भयंकर तिरस्कार होना चाहिए और इनका इस तरह का बहिष्कार होना चाहिए कि ये जहाँ भी बोलने जाएं वहीं इनको जो है लानत पड़े, लोग इन पर जो है लानत भेजें और इनको जो है पूरी तरह से तिरस्कृत किया जाना चाहिए। कल तक सीपीआई और उससे जुड़े हुए जो युवा साथी हैं, जो मज़दूर हैं, जो इन पार्टियों पर इसलिए भरोसा करते हैं, इन नेताओं पर इसलिए भरोसा करते हैं कि ये लाल झंडा उठाए रखते हैं। देखिए आज भी जानबूझकर इसने जो है ये लाल कमीज पहनी हुई है, लाल कमीज पहने हुए जानबूझकर ये अपने अपराध कर्म को, जिसमें इसने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, उसे ये इस लाल कमीज के पीछे छिपा रहा है। आज इन्होंने वहाँ भगत सिंह का जो जन्मदिन है उसे जानबूझकर इस दल बदल के लिए चुना और भगत सिंह का नाम लिया। आज इन्होंने सिर पर साफे बांधकर, केसरिया साफे बांधकर इन्होंने भगत सिंह के का नाम लेकर वहाँ नारे लगाए। आज आईटीओ पर जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया के साथ राहुल गांधी भी थे और वहाँ इन्होंने औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। कांग्रेस जो बड़े पूंजीपतियों की पार्टी है, जिनका
भगत सिंह ने आजन्म विरोध किया। भगत सिंह ने कहा कि मैं जिस आज़ादी की बात कर रहा हूँ वो आज़ादी ब्रिटिश पूंजीपतियों के साथ साथ भारतीय पूंजीपतियों से भी आज़ादी है। भगत सिंह ने कहा कि लॉर्ड इरविन के चले जाने और तेज बहादुर सप्रू के सत्ता में आ जाने से इस देश की मेहनत कश जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये गद्दार, ये भीतरघाती कन्हैया जो भगत सिंह का नाम ले रहा है, जो लेनिन का नाम ले रहा है, वो जाकर इन पूंजीपतियों के तलवे चाटने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गया है। उसने राहुल गांधी की अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली है। और ऐसा नहीं है कि आज उसने कोई दल बदल कर लिया है। दरअसल वो और उसकी पार्टी सीपीआई वास्तव में ये जो है, अगर सीपीआई को हम कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया कहें तो कोई गलत नहीं होगा। सीपीआई जो है वो लाल झंडे वाली कांग्रेस पार्टी है और उसने पूरी तरह से अपने एक बार स्टालिनवाद की छाया में जाने के बाद सीपीआई ने पूरी तरह से, सीपीआई का एक काला इतिहास है जिसमें उसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम से गद्दारी की। सीपीआई ने उसने नेहरू सरकार का समर्थन किया। उसके बाद उसने पहले नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी के तलवे चाटना जारी रखा और उसने भारत के युवाओं और मज़दूरों को कांग्रेस के पीछे बांधे रखा। देखिए दोस्तों, ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मंदिर में जाकर ये टीका लगवा रहा है। मंदिर में गया है और मंदिर में जाकर ये टीका लगवा रहा है और अपने आप को ये आदमी जो है ये कम्युनिस्ट कहता है। ये बड़े अचरज की बात है कि ये आदमी अपने आप को जो है कम्युनिस्ट कहता है। इसमें इन्हें कोई लज्जा भी नहीं आती। इस दोगलेपन में इन्हें कोई लज्जा अनुभव नहीं होती। और ये देखिए, इसके बाद ये देखिए तेजस्वी यादव के साथ, देखिए दांत निकाल रहा है, तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हुआ है। ये पिछले विधानसभा चुनाव की तस्वीर है। और ये देखिए पप्पू यादव के साथ जो है गलबैयाँ करते हुए उसके साथ स्टेज शेयर कर रहा है और पप्पू यादव के साथ जो है ये इसकी तस्वीर है। और ये देखिए जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ, अब नहीं, अब से बहुत पहले। ये देखिए हार्दिक पटेल, ये तमाम गद्दार, तमाम चूहे, तमाम जोकर किस तरह से ये अपने आप को वाम दिखाते हुए और किस तरह से धोखा देते हुए युवाओं और मज़दूरों को किस तरह से पूंजीपतियों के खुले एजेंटों के साथ गलबैयाँ कर रहे हैं। ये देखिए गुलाम नबी आज़ाद के साथ देखिए किस तरह से गलबैयाँ कर रहा है ये आदमी कन्हैया। देखिए इस गद्दार को कांग्रेस के स्टेज पर किस तरह से ये गुलाम नबी आज़ाद के साथ गलबैयाँ कर रहा है। ये देखिए, ये कार्टून मुझे लगता है कि सबसे सही तरीके से इनका जो है खुलासा करता है इन लोगों का, किस तरह से ये लोग जो हैं अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हुए कांग्रेस के साथ जो है पूरी तरह से एकजुट हो रहे हैं। तो ये पूरी तरह से इनका, ये देखिए ये दूसरा कार्टून किस तरह से सीताराम येचुरी और प्रकाश करात कांग्रेस को अपने डंडे के ऊपर कांग्रेस का झंडा लगाए हुए हैं। हंसिया, हथौड़ा और हाथ एक साथ मिला दिए इन्होंने ये जो सीमा रेखा थी दोनों के बीच में, इसको पूरी तरह से मिटा दिया है, पूरी तरह से मिट दिया है। दोस्तों, इन लोगों ने, ये हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से इन लोगों का इतिहास है, इनकी पृष्ठभूमि है। इन लोगों ने, कन्हैया जैसे लोगों ने पूरी तरह से वाम की पीठ में छुरी घोंप दी है। वाम के शिविर में ये दक्षिण पंथ के ट्रोजन हॉर्स थे और आज कन्हैया खुल करके सामने आया है। और इसके पीछे कन्हैया की हम नहीं समझते कि कन्हैया जैसे युवाओं की कोई बड़ी गलती है। दरअसल इन युवाओं की जो ट्रेनिंग हुई है, जिस वर्कशॉप में इनकी ट्रेनिंग हुई है, जिस स्कूल में इनकी ट्रेनिंग हुई है, स्टालिनवाद का स्कूल है वो। और स्टालिनवादियों ने दशकों पहले
क्रांति से पूरी तरह किनारा कर लिया था। वे एक देश में समाजवाद और दो चरण की क्रांति के मरीचिका में युवाओं और मजदूरों को घेरते हुए पूरी तरह से बूर्जुआजी के चरणों में जा बैठे थे। अपराधों की ये श्रृंखला ना तो कन्हैया के साथ शुरू हुई है और ना कन्हैया पर ख़त्म होगी। ये दरअसल स्टालिन के साथ शुरू हुई। रूसी क्रांति में, सोवियत क्रांति के पतन का ये दक्षिणपंथी उसका कारण बने। सोवियत क्रांति के दुनिया में आइसोलेट हो जाने से, अलग थलग पड़ जाने से इन लोगों को मौका मिला, इन लोगों को अवसर मिला, इन लोगों की बन आई और ये इन लोगों ने पूरी तरह से उस क्रांति को मटियामेट करने में अपनी भूमिका निभाई, जिसमें स्टालिन का विशेष रूप से योगदान जो है इस मटियामेट करने में उल्लेखनीय है। पहले हिटलर और फिर जो हिटलर के विरोधी साम्राज्यवादी शक्तियां थी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उनके साथ स्टालिन ने मोर्चा बनाया। चांग काई शेक के साथ उसने मोर्चा बनाया। पूरी दुनिया में जितने भी तरह के प्रतिक्रियावादी थे उनके साथ स्टालिन और माओ ने मोर्चे बनाए और मजदूर आंदोलन को, क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह मौत की नींद सुला दिया। कन्हैया जैसे जोकर, ये विदूषक लंबे समय धोखा नहीं दे सकते थे। जिस तरह से लंबे समय स्टालिन धोखा दे पाए उस तरह से ये धोखा नहीं दे सकते थे। इनके समय में पूंजीवाद बहुत ही भयंकर संकट में जो है घिरा हुआ है और पूंजीवाद के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने इन चाकरों, इन नौकरों को लंबे समय छिपा रहने दे। तो पूंजीवाद के संकट के समय में ये खुलकर सामने आ गए हैं और ये सीधे सीधे जो पूंजीवाद की खुली ब्रिगेड्स हैं, कांग्रेस जैसी ब्रिगेड्स हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं। और कांग्रेस को ही ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से जो भाजपा का सबसे ज़्यादा भाजपा ने कैडर अपना भर्ती किया है वो स्टालिनवादी सीपीआई सीपीएम से किया है। लिबरेशन जैसी पार्टियां जो अपने आप को क्रांतिकारी कहती थी सीपीआई सीपीएम के बरक्स, वे पार्टियां भी पूरी तरह से आपने देखा कि राजद जैसी पार्टियों के तलवे सहला रही हैं, उनकी गोद में जा बैठी हैं। आज इनके जो 19 विधायक बिहार में चुने गए थे, बिहार विधानसभा चुनावों में, वे 19 विधायक भाकपा माले के, वे 19 विधायक सीपीआई सीपीएम और भाकपा माले के वे लगातार जो है अपने मुंह पर टेप लगाए हुए बिहार असेंबली के अंदर दलाली कर रहे हैं पूरी तरह से वहाँ राजद की। और तेजस्वी यादव को अपना नेता बताते हैं, उसे नेताजी कहते हैं और पूरी तरह से उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है राजद के सामने और राजद के नेता तेजस्वी के सामने। तेजस्वी के इशारे पर वे कठपुतली की तरह नाच रहे हैं बिहार में और उन्होंने पूरी तरह से घात कर दिया है। कन्हैया ने ये खुला घात किया है, वे अभी वाम शिविर में रहकर घात कर रहे हैं, लाल झंडा उठाए हुए घात कर रहे हैं। कन्हैया के लिए अब लाल झंडे का कोई मूल्य नहीं रह गया था। लाल झंडे को पोछा बनाकर वो जितनी सेवा जो है बूर्जुआजी की कर सकता था, बूर्जुआ नेताओं की कर सकता था, उनकी खड़ाऊं झाड़ सकता था, लाल झंडे के झाड़न से वो उसने किया। और पूंजीवाद को, राष्ट्रवाद को उसने जमकर प्रमोट किया। संविधान और उसकी संवैधानिक व्यवस्था को, बूर्जुआजी की, उसने जमकर प्रमोट किया। बूर्जुआ लोकतंत्र को प्रमोट किया, बूर्जुआ लोकतंत्र की संस्थाओं को उसने प्रमोट किया, संसद और न्यायालयों को प्रमोट किया। और ये सब करने के बाद अब वो खुलकर पूंजीवाद के सुरक्षा गार्ड के तौर पर उसके पक्ष में आकर खड़ा हो गया है। ये देखिए दोस्तों, हमने आपको दिखाया किस तरह से तेजस्वी के साथ खड़ा होकर ये जो है अपनी तस्वीर खिंचवा रहा है, अपनी फ़ोटो खिंचवा रहा है। और बहुत ही बेशर्मी से आपने देखा होगा, आज हम वो फ़ोटो जो है आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, किस तरह से लालू प्रसाद के चरणों में जो है झुका हुआ था। लालू प्रसाद के जो है पाँव छू रहा था ये इससे पहले। और इस तरह की तमाम कार्रवाइयों ने पूरी तरह से जो है वाम शिविर को, उस वाम शिविर को जिस पर स्टालिनवादियों का नियंत्रण था, उसे किनारे लगा दिया है। जेएनयू पर स्टालिनवादियों ने, स्टालिनवादी नेताओं ने अपना फंदा कसा और उसमें किस किस्म के नेता उन्होंने पैदा किए, सीताराम येचुरी से लेकर कन्हैया तक आज हम देख सकते हैं कैसे जोकरों की एक पूरी की पूरी जमात उसने पैदा की। जोकरों की एक पूरी की पूरी जनरेशन, पूरी की पूरी एक पीढ़ी जेएनयू ने पैदा की। तो हम जेएनयू को नहीं कोस रहे हैं यहाँ, जेएनयू
के ऊपर जो स्टालिनवादी नेताओं ने अपना फंदा डाला, जिसके अंदर जेएनयू फंसा रहा लंबे समय, हम उसे कोस रहे हैं। ये बड़े हमें लगता है कि खुशी की बात है कि ये फंदा टूटने लगा है। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी और उसके समर्थक वर्कर्स सोशलिस्ट मूवमेंट में वो बड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस समय ट्रॉट्स्कीवाद एक बड़ी चुनौती बनकर भारत भर में और भारत के बाहर दक्षिण एशिया में एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर इन स्टालिनवादी माओवादी पार्टियों के लिए, इन कार्टूनों और जोकरों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर वो उभरा है और इनको बड़ा ख़तरा उससे जो है पैदा हो रहा है। और ये जो गद्दारी कर रहे थे तो इनकी गद्दारी ये खुलकर सामने आ रही है। अब इनके लिए इस हमले के चलते, हम ट्रॉट्स्कीवादियों के हमले के चलते, लेनिनवादी और ट्रॉट्स्कीवादियों के हमले के चलते ये पूरी तरह से इनकी पीठ टूट गई है और इनकी जो पार्टियां हैं वो सिर्फ खोखले शेल बनकर रह गई हैं, एक खोल भर हुए बची हैं। उनके अंदर से पूरी तरह से इस हद तक हमने उन्हें नंगा कर दिया है कि अब जो भी क्रांति मना युवा हैं, मज़दूर हैं, मेहनतकश हैं, वो इन पर धेले भर का भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है और इनके लिए अब कुछ बचा नहीं है। अब ये इन पार्टियों में रहकर बुर्जुआजी की कोई सेवा नहीं कर सकते, इसलिए इन पार्टियों के खोल को तोड़कर अब ये बाहर आ रहे हैं और खुल्लम खुल्ला बुर्जुआजी के शिविर में जाकर जो है ये खड़े हो रहे हैं। ये देखिए खुलकर ये राहुल गांधी के साथ आ गया है। महात्मा गांधी और अंबेडकर जैसों के प्रतिक्रियावादियों के उनका महिमा मंडन कर रहा है। पहले भी कर रहा था, पहले पार्टी के अंदर रहते हुए कर रहा था, सीपीआई के अंदर। और देखिए सीपीआई के अंदर क्या बचा है, सीपीआई के अंदर कुछ नहीं बचा है। सीपीआई के जो नेता हैं, डी राजा जैसे नेता हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है सीपीआई और सीपीएम के नेताओं ने, और अब लिबरेशन के भी नेता वही कर रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन बुर्जुआ नेताओं की चमचागिरी करते, उनकी कुलीगिरी करते, उनकी पालकी ढोते ये बिता दी है। अब जो नए नेता इनके आ रहे हैं, जो कन्हैया कुमार जैसे नेता आ रहे हैं या अंबेडकरियों में जिग्नेश मेवाणी जैसे नेता आ रहे हैं, वे अपने नेताओं से दरअसल ये कह रहे हैं कि अगर हमें बुर्जुआसी की पालकी ही ढोनी है तो हम कहार बन के उनकी पालकी क्यों ढोएं, हम फिर पालकी के अंदर ही जा कर के बैठते हैं, कम से कम पालकी की सैर करेंगे। तो अभी ये हो रहा है, हमारी आंखों के सामने जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये जो युवा नेता इन्होंने तैयार किए अपनी वर्कशॉप में, ये बुर्जुआजी की ये कह रहे हैं कि अगर हमें गुलामी करनी है तो हम सीपीआई में रहकर क्यों करें, बीएसपी में रहकर क्यों करें। अगर हमें टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के लिए ही उनकी दलाली करनी है, बड़े पूंजीपतियों की, तो हम उन्हीं की पार्टियों में क्यों ना शामिल हो जाएं, थोड़ा सा अपना प्रमोशन क्यों ना कर लें उसमें। तो ये कन्हैया कुमार ने अपना प्रमोशन कर लिया है। कन्हैया कुमार ने डी राजा बनने से इनकार कर दिया है, वो कुमार मंगलम बन गया है। कुमार मंगलम जैसे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इन स्टालिनवादी पार्टियों को छोड़कर पहले भी कांग्रेस जैसी पार्टियों में शामिल हुए हैं, भाजपा तक में चले गए हैं। तो हो सकता है इसमें भी इन्हें कोई लज्जा नहीं आएगी, इन्हें कोई हिचक नहीं होगी। अगर कल को भाजपा में इन्हें जगह मिलती है तो ये भाजपा में शामिल हो जाएंगे। कन्हैया कुमार ने अभी पिछले दिनों काफ़ी सौदेबाजी की, काफ़ी बाजीगरी दिखाई। उसने ये शर्त रखी सीपीआई नेताओं के सामने कि उसे नेशनल कमेटी में ले लिया जाए, नेशनल काउंसिल में ले लिया जाए सीपीआई की। सीपीआई के नेता इसके लिए भी तैयार हो गए और सीपीआई के नेताओं के साथ भी ये हो रहा है कि मुझे और न तुझे ठौर। तो सीपीआई के नेता इसके लिए भी तैयार हो गए। इसके बावजूद कन्हैया कुमार को लगा कि सीपीआई की नेशनल काउंसिल में शामिल होने से अच्छा है कि कांग्रेस में जाकर एक विधायक का भी टिकट मिल जाए तो कम से कम जीत ही जाएंगे। सीपीआई में रहते तो इस जीत की भी संभावना नहीं है, और जीत भी गए तो जीत कर क्या करेंगे। कन्हैया कुमार ने देखा कि जो 19 एमएलए बिहार में जीते हैं, 29 टिकट इन्हें मिली थी वहाँ सौदेबाजी से राजद के साथ, उसमें से 19 एमएलए जीते थे। तो वो 19 एमएलए की क्या औकात है, उनकी कुछ भी औकात नहीं है। वे वहाँ तेजस्वी के लिए पानी भर रहे हैं, तेजस्वी के जो है खड़ाऊ पहुंच रहे हैं सीपीआई, सीपीएम और लिबरेशन के एमएलए जो हैं, तो उनकी कोई औकात नहीं है। उसे देखकर जो कन्हैया जैसे नेता हैं वो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस में जाकर कम से कम कल को कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कुछ मंत्रालय मिल जाएगा। तो इन महा अवसरवादी नेताओं ने पूरी तरह से वाम आंदोलन का गला घोट दिया। देखिए सबसे पहले
तो संविधान की उपासना करते हो। और देखिए आपने किस तरह से इन्होंने ढफली बजा बजा कर संविधान के गीत गाए हैं, और एक तरह से बूर्जुआ संविधान और बूर्जुआ संवैधानिक व्यवस्था के साथ जो है इन्होंने युवाओं और मजदूरों को, लाखों लाख युवाओं और मजदूरों को इन्होंने बांध दिया है। इनसे हम पूछना चाहते हैं, और कभी इनके जो भक्त हैं उन्हें भी इनसे पूछना चाहिए कि अगर हमें बूर्जुआ संविधान और बूर्जुआ संवैधानिक व्यवस्था के पीछे ही बनना है तो लड़ना किससे है? अगर संविधान जो है वो पवित्र पुस्तक है तो फिर पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद संविधान के सिवा क्या है? संविधान पूंजीवाद का ही तो घोषणा पत्र है। लेकिन इन्होंने बड़ी चालाकी से सीधे ये कहकर तो पूंजीवाद के पीछे नहीं बांध सकते कि पूंजीवाद की उपासना करो, पूंजीवाद की पूजा करो, तो उसके संविधान के पीछे, उसकी संवैधानिक व्यवस्था के पीछे ही बांध सकते हैं। तो धोखा देकर मजदूरों को, युवाओं को इन्होंने बूर्जुआ संविधान के जरिए इन युवाओं को, मजदूरों को लंबे समय पूंजीवाद के पीछे बांधे रखा, उसकी संवैधानिक व्यवस्था के पीछे बांधे रखा। और इस तरह इस भीतर घात के जरिए इन्होंने वाम को दक्षिण के पीछे बांध दिया। बहुत सारे साथी ये पूछते हैं कि भारत में क्रांति क्यों नहीं हुई। वे तरह तरह के जो है जो इसके कारण बताते हैं। वे कहते हैं भारत में इसलिए क्रांति नहीं हुई क्योंकि भारत के कम्युनिस्ट भारतीय नहीं थे, भारत के कम्युनिस्ट रूस की तरफ देखते रहे, भारत के कम्युनिस्टों ने भारतीयता को नहीं अपनाया। ये सब बकवास है दोस्तों। भारत में या दुनिया भर में, भारत में नहीं दुनिया भर में क्रांति इसलिए नहीं हुई, और सोवियत क्रांति का भी विलय इसलिए हुआ कि वाम को दक्षिण के पीछे बांध दिया गया, उसकी दुम बना दिया गया, उसकी पूंछ बना दिया गया। सबसे पहले स्टालिन ने यह काम किया। चीनी क्रांति में उसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को, चांग काई शेक की कोमिंतांग के पीछे बांध दिया। जर्मनी में उसने जर्मन कम्युनिस्टों को स्वतंत्र हमला रोक करके उन्हें वहां हिटलरवादियों के पीछे बांध दिया। और इसी तरह से पूरी दुनिया में उसने बाकायदा एक थीसिस प्रस्तुत की, जिसे हम संयुक्त मोर्चे की थीसिस के नाम से जानते हैं, पॉपुलर फ्रंट की, जन मोर्चे की थीसिस के नाम से जानते हैं। तो ये जन मोर्चे की जो थीसिस थी, ये जो पॉपुलर फ्रंटिज्म था, ये स्टालिन की इजाद था, जिसके चलते तमाम तरह की बूर्जुआ पार्टियों, तमाम तरह के बूर्जुआ शिविरों, नेताओं के साथ गठजोड़ जो हैं उनको सैंक्शन दे दी थी। तो ये उसी तरह का गठजोड़ है। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टियों ने गठजोड़ किए बूर्जुआ पार्टियों के साथ, उन्होंने अपने आप को बूर्जुआ पार्टियों के पीछे बांध दिया, दोस्त और दुश्मन का फर्क मिटा दिया, वर्ग संघर्ष को पूरी तरह से कुंद कर दिया, वर्ग संघर्ष की जगह वर्ग समन्वय को दे दी राजनीति में। बूर्जुआ पार्टियों के साथ वे एकाकार हो गए। स्वतंत्रता संघर्ष की पीठ में छुरा घोंप दिया 1942 में, ब्रिटिश सरकार से जा मिले, क्योंकि स्टालिन का समझौता था चर्चिल के साथ, ब्रिटेन के साथ। तो भारत में सीपीआई जो है, स्टालिन की जो पार्टी थी, वो जाकर के बूर्जुआ सरकार की गोद में बैठ गई। ट्रॉट्स्कीवादियों की पार्टी ने, बीएलपीआई ने इसका डटकर विरोध किया था। उस समय भी ट्रॉट्स्कीवादी इस कुनीति के खिलाफ थे। लियोन ट्रॉट्स्की ने एक चिट्ठी लिखी थी भारत के मजदूरों के नाम अपनी मौत से 1 साल पहले, और उसमें उसने कहा था कि स्टालिन की ये नीति, जिसमें वो सीपीआई को निश्चित रूप से बाध्य करेगा कि वो ब्रिटिश सरकार का जो है पक्ष ले, तो उसने इस नीति की कड़ी आलोचना की थी। हालांकि उस समय जो स्टालिन है वो हिटलर के साथ चिपका हुआ था, लेकिन ट्रॉट्स्की ने प्रिडिक्ट किया था कि हिटलर स्टालिन की पीठ में छुरी घोंपेगा और फिर स्टालिन जो है वो हिटलर विरोधी, नाजी विरोधी साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनके साथ जाकर चिपकेगा। तो वही हुआ, और तब सीपीआई को ब्रिटेन के पीछे बांध दिया गया, औपनिवेशिक शासकों के पीछे बांध दिया गया। तो पूरा जो इतिहास है इन स्टालिनवादियों का, पूरा इतिहास गद्दारी से भरा हुआ है। 1947 के बाद अगर 1948 के छोटे से समय को छोड़ दें, जिसकी जो तेलंगाना का समय, जिसकी कड़ी निंदा की बाद में सीपीआई ने, उसे गद्दारी कहा तेलंगाना के समय को, और उसे कुनीति बताया। अगर उस छोटे से समय को छोड़ दें तो पूरा इतिहास
सीपीआई का और स्टालिनवादियों का, ये गद्दारी से भरा हुआ है। ये किसी न किसी रूप में ये पार्टी जो है ये सीपीआई और सीपीआई से निकली हुई जितनी पार्टियां हैं वे स्वतंत्र नहीं रही और उन्होंने मजदूर वर्ग को स्वतंत्र नहीं रहने दिया राजनीति में, उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता को नष्ट किए रखा और पूरी तरह से मजदूरों को, अपने अनुयायियों को, युवाओं को, छात्रों को, मेहनतकशों को बूर्जुआ पार्टियों और बूर्जुआ नेताओं के पीछे बांधे रखा। और वक्तन फ़क्तन ये तमाम नेता जो हैं ये बूर्जुआ पार्टियों में शामिल होते रहे। उनके साथ पार्टियां तो इनकी जुड़ी रहीं, नेता तो दलाली करते रहे, लेकिन इनके जो नेता हैं वो इन पार्टियों के साथ जब तब चिपके भी रहे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये हम देख रहे हैं, किस तरह से ये गद्दारी का पूरा दौर, खुली गद्दारी का दौर ये चलता रहा। और किस तरह से ये जो नेता हैं ये देखिए, किस तरह से स्टालिन देखिए किस तरह से हाथ मिला रहा है साम्राज्यवादी नेताओं के साथ। ये देखिए दूसरे विश्व युद्ध में किस तरह से स्टालिन ने इन नेताओं के साथ, साम्राज्यवादी नेताओं के साथ हाथ मिलाया और साम्राज्यवादी दुनिया का स्टालिन न सिर्फ हिस्सा बन गया बल्कि इन साम्राज्यवादियों के साथ बैठकर उसने दुनिया का बंटवारा भी कर लिया। पूरा उन्नत पश्चिम इन देशों के हिस्से में आया, साम्राज्यवादी देशों के हिस्से में आया, और पिछड़ा हुआ पूरब जो है वो स्टालिन के हिस्से में आया। और दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया के अंदर समाजवादी क्रांति का, सरवारा क्रांति का गला घोट दिया, उसका खात्मा कर दिया पूरी तरह से। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, देखिए ये दीपंकर भट्टाचार्य, और हम यहाँ सिर्फ इनके हाथ जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, ये चुनाव के अंदर इनका गठजोड़ था आरजेडी के साथ, जिसका डिपिक्शन हमें जिसका प्रतिबिंब हमें इस तस्वीर में मिल रहा है। ये देखिए माओ त्से-तुंग, इनका दूसरा नेता माओ त्से-तुंग किस तरह से ये हाथ मिला रहा है निक्सन के साथ, निक्सन की अगवानी कर रहा है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका नेतृत्व लेनिन और ट्रॉट्स्की ने किया था, जिसको लेनिन और ट्रॉट्स्की ने ऐतिहासिक विजय दिलाई थी अक्टूबर क्रांति में, उसका पूरी तरह से इन लोगों ने गला घोट दिया। दोस्तों कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी अम्बेडकर ही हैं। कन्हैया कुमार स्टालिनवादी पार्टी के स्टालवर्ट थे कल तक। इन लोगों की जो कार्यशाला है, इनकी जो वर्कशॉप है जिसमें इन्होंने ट्रेनिंग ली है, वो अम्बेडकर की, स्टालिन और माओ की वर्कशॉप हैं। हालांकि ये अलग अलग दिखती हैं, लेकिन इनके बीच में एक सूत्र है जो इन्हें एक एक माला में पिरोता है, और वो सूत्र है पूंजीवाद की दलाली। ये दोनों पूंजीवाद के परम भक्त हैं। स्टालिनवादी क्या कहते हैं? स्टालिनवादी कहते हैं कि आज जनवादी क्रांति, कल समाजवादी क्रांति। वे सर्वहारा अधिनायकत्व को, समाजवाद के विचार को, समाजवादी क्रांति को कल के लिए टालते हैं। अम्बेडकरी क्या कहते हैं? अम्बेडकरी भी यही कहते हैं कि आज लोकतंत्र और कल समाजवाद। लोकतंत्र से इन लोगों का मतलब है, जनवाद से इनका मतलब है पूंजीवाद। ये लोग, तमाम स्टालिनवादी पार्टियां, वे कितने लाल झंडे उठाएं, कितना वे लेनिन और भगत सिंह का नाम लें, वे दरअसल अपने अपराध कर्मों को, अपने पापों की पूरी श्रृंखला को छिपाने के लिए नाम लेते हैं भगत सिंह का, नाम लेते हैं लेनिन का। वे दरअसल स्टालिन और माओ के चेले हैं, स्टालिनवादी, और वे पूरी तरह से पूंजीवाद के पक्के पिट्ठू हैं। वे पूंजीवाद को पिछले कम से कम 75 साल से, भारत में 73 साल से उसे अस्तित्व में बनाए रखे हुए हैं। पिछले 7 दशकों से ज़्यादा, लगभग 7.5 दशकों में उन्होंने पूंजीवाद की दलाली की है। और अगर पूंजीवाद यहाँ टिका रहा है तो इसका श्रेय, पूंजीवाद के टिके रहने का श्रेय वो
भाजपा को नहीं जाता, वो कांग्रेस को नहीं जाता, वो सर्वहारा के, क्रांति के इन गद्दारों को जाता है, इन भीतरघातियों को जाता है, जिन्होंने करोड़ों करोड़ मजदूरों, छात्रों, युवाओं और मेहनतकशों को पूंजीवाद की गाड़ी के पीछे बांधे रखा है। जिन लोगों ने इनका साथ दिया, और ये मिलियंस हैं, ये 20-50 लाख लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिन्होंने इनका साथ दिया। आप जानते हैं 2004 के लोकसभा चुनाव में वाम पार्टियों को 66 सीट मिली थी। 66 सीटों पर वाम पार्टियों का कब्जा हुआ था संसद के अंदर, इतना भारी बहुमत इनको मिला था। 1947 में दूसरे नंबर की पार्टी थे कांग्रेस के बाद। मेहनतकश जनता ने बहुत बड़े पैमाने पर इन्हें समर्थन दिया, लेकिन जिन लोगों ने समर्थन दिया उनका हश्र देखकर, इन लोगों का के अपराध कर्मों की पूरी श्रृंखला को देखकर, बाकी की जो मेहनतकश जनता है उसका भी, और जिन लोगों ने इन्हें समर्थन दिया उनका भी इनसे समय समय पर मोहभंग होता रहा। और आज ये इस तरह से किनारे लग गए हैं कि त्रिपुरा में अब जब इनके नेताओं के खिलाफ वहाँ हिंसा हुई तो इन्हें बचाने वाला, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं था। जिन लोगों को इन्होंने अपनी वर्कशॉप में, अपनी कार्यशाला में तैयार किया, वो हजारों की संख्या में, दसियों हजार की संख्या में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भाजपा की कतारों में जाकर शामिल हो गए। तो इसका मतलब था कि इन्होंने किसी भी तरह से युवा पीढ़ी को क्रांति के लिए तैयार नहीं किया, बल्कि प्रतिक्रांतिकारियों की एक ऐसी जमात पैदा की जिसका प्रतिनिधित्व आप देख रहे हैं कि कन्हैया जैसे लोग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से पूंजीवाद की दलाली कर रहे हैं। और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस में तो शामिल हो गए तो ये एक मील का पत्थर है उसमें। आज उन्हें पूरी तरह से नंगे होकर सामने आना पड़ा, पूरी तरह से मौका परस्ती दिखाते हुए वे कांग्रेस की तरफ चले गए। लेकिन इससे पहले भी सीपीआई में रहते हुए भी वे यही काम कर रहे थे। सीपीआई में रहते हुए वे भीतरघात कर रहे थे, कंधे पर लाल झंडा रख के, मुंह पर लाल रंग चुपड़कर, समाजवाद का नाम लेते हुए वे कांग्रेस की सेवा कर रहे थे और कांग्रेस के जरिए पूंजीवाद की सेवा कर रहे थे। आपने देखा किस तरह से ये नेता जो हैं, और इसमें अकेले कन्हैया कुमार नहीं, इसमें सीपीआई के दूसरे भी नेता हैं, और किस तरह का गठजोड़ इनका कांग्रेस और दूसरे जो शासक वर्ग के तमाम गुट हैं, राजनीतिक गुट हैं, उनके साथ इनका किस तरह का गहरा गठजोड़, अंडर टेबल इनका गठजोड़ जो है उनके साथ बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं गौरी लंकेश कर्नाटक के उस समय के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के बिल्कुल दायां बायां हाथ थी, और उस गौरी लंकेश के साथ कन्हैया जो है, उसे अपनी माँ कहा करता था, उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो आप देख सकते हैं किस तरह का गठजोड़ इनका पूंजीवाद के इन पक्के पिट्ठुओं के साथ, पूंजीवाद के दलालों के साथ इनका गठजोड़ जो है, कितना मजबूत गठजोड़ जो है वो बना हुआ है। सीपीआई सीपीएम जैसी पार्टियां, सीताराम येचुरी, डी राजा और आपके प्रकाश करात और इस तरह के जो तमाम नेता हैं, ये किस तरह से कांग्रेस की बी टीम देश में बनी रहे, और इन्होंने पूरा जो विपक्ष का मैदान है, क्रांतिकारी विपक्ष का पूरी तरह से गला घोट दिया, और एक झूठे विपक्ष के लिए इन्होंने ज़मीन तैयार कर दी, और विपक्ष का मैदान भाजपा के लिए इन्होंने खुला छोड़े रखा, जिसमें भाजपा अपनी कार्रवाई करती रही और धीरे धीरे कांग्रेस विरोध के लहर पर चढ़कर वो सत्ता में आ गई। कांग्रेस ने लंबे समय यहाँ बड़े पूंजीपतियों की दलाली की, देशी और विदेशी पूंजी की दलाली की, और उससे नाराज होकर भारत की मेहनतकश जनता ने उस गडरिये से नाराज होकर भेड़िए को वोट दे दिया। तो भारत की मेहनतकश जनता के पास और कोई चारा नहीं था। जो सरकार, कांग्रेस की जो सरकारें सत्ता में बैठी हुई थीं, वे पूरी तरह से पूंजीवाद की दलाली कर रही थी, पूंजीपतियों की दलाली कर रही थी और मेहनतकश जनता का गला घोट रही थी। मनमोहन सिंह की सरकार भ्रष्टाचार के कीचड़ में लथपथ थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी। ये सही है कि भाजपा के समय में महंगाई आसमान में पहुंच गई है, लेकिन जनता इसे नहीं देख सकती थी। मेहनतकश जनता, उसने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया और उसने भाजपा को वोट दे दिया। भाजपा को इसलिए वोट दे दिया क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ प्रतिपक्ष में, विपक्ष में से भाजपा ही थी। तो इन गद्दारों ने, कन्हैया जैसे गद्दारों ने लंबे समय, और कन्हैया अकेले नहीं है, कन्हैया के साथ जेएनयू में जितनी ब्रीड निकली, शैला राशिद ने किस किस दरवाजे पर जो है दस्तक नहीं दी। उसने
कश्मीर जाने के बाद वो सब समाजवाद भूल गई। वहाँ जाकर उसने पहले जो कट्टरपंथी इस्लामिक गुट थे तो उनके साथ एक समझौता करने की कोशिश की। उसने वहाँ जो है जाकर उनकी भाषा बोलना शुरू किया। उसने वहाँ जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठन हैं उनके साथ गठजोड़ करने की कोशिश की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट लेने की कोशिश की। उसके बाद वो दूसरी पार्टियों के साथ वहाँ कश्मीर में चिपकी रही और इसी तरह से इनके साथ कन्हैया के साथ जुड़े हुए जो दूसरे नेता हैं और तमाम लोग जो हैं, उसमें कविता कृष्णन जैसे नेता हैं जिन्होंने, आपको याद होगा जेएनयू पर हमले के समय उन्होंने बजाय संघर्ष करने के उन्होंने गुलाब के फूल बांटने शुरू कर दिए थे और पूरी तरह से आंदोलन को तितर बितर करने के लिए इन लोगों ने पूरी तरह से तैयारी की थी। और आप देख सकते हैं कि जो प्रसिद्धि इन्हें उस हमले के दौरान मिली थी, और ये प्रसिद्धि बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी, इन्होंने कुछ किया नहीं था उसमें, ये इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया था उसमें। ये प्रसिद्धि इसलिए मिली थी क्योंकि भाजपा ने जेएनयू के ऊपर जो है, ये समझते हुए कि जेएनयू कोई लाल क्रांति का गढ़ है, तो भाजपा ने उसके ऊपर जो है हमला किया था जेएनयू के ऊपर, और उसके अंदर जो है इन लोगों को घर बैठे जो है मुंह मांगा प्रसाद मिल गया था। और इस समय भी आपने देखा क्या क्या हुआ था कि पहली बार पटियाला हाउस के अंदर थप्पड़ लगते ही कन्हैया ने जो है भारत माता की जय बोलनी शुरू कर दी थी, संविधान की जय बोलनी शुरू कर दी थी। तो इनका इतिहास जो है इसी कायरता और गद्दारी का इतिहास है, समाजवाद से गद्दारी का इतिहास है, क्रांति से गद्दारी का इतिहास है, मजदूर वर्ग से गद्दारी का इतिहास है, मार्क्सवाद से, कम्युनिज्म से गद्दारी का इतिहास है, वाम से गद्दारी का इतिहास है। और ये पूरी तरह से दक्षिण पंथ के जर खरीद गुलाम हैं। इससे पहले ये वाम शिविर में, कम्युनिस्ट शिविर में ट्रोजन हॉर्स का काम करते रहे, और अब ये खुलकर जो है उन लोगों की कतार में शामिल हो गए हैं जो खुल्लम खुल्ला हमारे वर्ग शत्रु हैं, मजदूर वर्ग के वर्ग शत्रु हैं। अगर हम भारत के अंदर बात करें तो भाजपा के साथ साथ कांग्रेस से बड़ी पूंजीपतियों की दूसरी पार्टी नहीं है। कांग्रेस उसी तरह से मजदूर वर्ग की शत्रु पार्टी है, उसकी वर्ग शत्रुओं की पार्टी है, जिस तरह से भाजपा हमारे वर्ग शत्रुओं की पार्टी है। तो ये जो तमाम भीतरघाती हैं जिनकी वजह से भाजपा और कांग्रेस बार बार बदल कर, अपनी पारी बदल कर भारत पर शासन करती आ रही हैं, तो ये इन गद्दारों की वजह से। इन गद्दारों ने लंबे समय युवाओं को, छात्रों को, मेहनतकशों को, मजदूरों को ये बताया कि वे भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि भाजपा इनके समर्थन के कारण, विपक्ष का मैदान खुला छोड़ दिए जाने के कारण भाजपा सत्ता में आ गई। और आज जब भाजपा सत्ता में आ गई तो भाजपा विरोध के नाम पर अब न सिर्फ कांग्रेस को समर्थन दे रहे बल्कि सीधे सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए। ये अच्छा हुआ कि ये कांग्रेस में शामिल हुए, ये अच्छा हुआ कि ये खुलकर जो है सामने आ रहे हैं। ये बहुत बेहतर हुआ कि ये जो इन्होंने एक नौटंकी बनाई हुई थी, जो जिससे धोखा दे रहे थे, वो नौटंकी खुल गई है, खुलकर ये बात सामने आ गई है। तो बहुत सारे लोग आज भी भ्रम में हैं। वे सोच रहे हैं कि कन्हैया और जिग्नेश मेवानी के कांग्रेस में जाने से कांग्रेस लेफ्ट हो जाएगी। तो कांग्रेस जो है अच्छी तरह समझ लें कि ये बूर्जुआ दक्षिण पंथ की पार्टी है, और उसे जिग्नेश मेवानी और कन्हैया जैसे नेता लेफ्ट होने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि अपना एक लाल चेहरा पोतने के लिए, चेहरे को लाल पोतने के लिए इन लोगों की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों की ज़रूरत कांग्रेस को हमेशा बनी रही है। लाल चेहरा वो इसलिए पोतना चाहती है ताकि देश के मजदूरों, मेहनतकशों को, महकूमों को, गरीबों को धोखा दे सके कि वो उनकी पार्टी है, और ये धोखा देकर उन्हें अडानी अंबानी की सत्ता के पीछे बांध सके। और इस धोखा देने में ये लोग अपनी अब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। कन्हैया और जिग्नेश मेवानी जैसे लोग आने वाले चुनावों में कांग्रेस को एक जो है वाम चेहरा देने में उसकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, हमारा काम ये है, हमारा काम इनके लिए ताली पीटना नहीं है। हमारा काम ये है कि हम इस नकली वाम चेहरे को फाड़ फेंकें, हम इनके गले में जूतों की माला पहनाएं। जहाँ भी ये जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जैसे लोग जाएं, इनके गले में इनका तिरस्कार किया जाए, इनका मुंह काला किया जाए, इनके गले में जूतों की माला पहनाई जाए। और ये तिरस्कार करते हुए
हम यहाँ व्यक्तिगत तिरस्कार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक टेंडेंसी के, एक प्रवृत्ति के तिरस्कार की बात कर रहे हैं। और ये तिरस्कार करते हुए हम क्रांति के लिए, क्रांतिकारी कार्यक्रम के लिए अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएं, उसे आगे बढ़ाएं, उस कार्यक्रम के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं, सतत क्रांति के संघर्ष को आगे बढ़ाएं, सतत क्रांति के उस कार्यक्रम के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं जिस पर अक्टूबर क्रांति की नींव रखी गई थी, जिस पर बोल्शेविज्म खड़ा है, जिस पर भारत में हमें क्रांतिकारी मार्क्सवाद को खड़ा करना है। तो क्रांतिकारी मार्क्सवाद जिंदाबाद रहेगा, वो जिंदाबाद है। इन जोकरों के चले जाने से उसका अहित नहीं हो रहा है, उसका नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। उसके ऊपर से ये जो धूल मिट्टी जमी हुई है वाम के ऊपर, ये उतर रही है और इसका परिणाम आने वाले समय में बहुत ही शानदार होगा। हम अपने युवा साथियों को, मजदूरों को, मेहनतकशों को इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी के रूप में, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के रूप में उस लाल सूरज का उदय हो चुका है, जो अपनी लालिमा को एक बार फिर अक्टूबर क्रांति के रूप में जो है बिखेरेगा। पूरा दक्षिण एशिया लाल होगा, दक्षिण एशिया को एकजुट करेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करेंगे, 1947 के विभाजन को, सांप्रदायिक विभाजन को उलट देंगे। दोबारा से क्रांति के जरिए, नीचे से क्रांति के जरिए इस उपमहाद्वीप को एकजुट करते हुए दक्षिण एशिया के अंदर समाजवादी संघ की स्थापना करेंगे और इसे किला बनाते हुए, समाजवाद का किला बनाते हुए पूरी दुनिया के अंदर समाजवाद की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रण के साथ, इस संकल्प के साथ कन्हैया और उस जैसे जोकरों का हमें तिरस्कार करना है, इन्हें इतिहास के कूड़ेदान में पहुंचाना है। और हमें पहुंचाने की जरूरत नहीं है, तो खुद ही कूड़ेदान के अंदर जा रहे हैं। ये उस समय जो है खुलकर अपने चेहरे से नकाब नोच रहे हैं, जिस समय पूंजीवाद की कतारों में शामिल हो रहे हैं, पूंजीवादी पार्टियों की कतारों में शामिल हो रहे हैं, जिस समय उसका सूरज, पूंजीवाद का सूरज डूबने को है, उसका संकट 7वें आसमान में पहुंच गया है। पूंजीवाद अपने अंदर चल रहे अंतर्विरोधों के विस्फोट से वो फटने को है, उसके अंदर विस्फोट होने को है और दुनिया भर में क्रांति के लिए नई ज़मीन तैयार हो रही है, नए लड़ाके सामने आ रहे हैं। वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी उनका मंच बने हुए हैं। ऐसे समय में कन्हैया जैसे जो विदूषक हैं, जो जोकर हैं, वो बूर्जुआ पार्टियों की, पूंजीवादी पार्टियों की कतारों में ज्वाइन कर रहे हैं। तो साथियों, इनको अलविदा कहें, तिरस्कार के साथ इन पर लानत भेजते हुए आओ क्रांति के लिए संकल्प लें और क्रांति जिंदाबाद कहते हुए उसके लिए जुटें, इस संघर्ष में जुटें। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ रहने के लिए। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं ये हम लगातार लेकर आते रहे हैं और आते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए।